नमस्कार साथियों, मैं मनोज यादव, डॉक्टर बीआरसी नाइस वेलनेस मैनेजमेंट से वीडियो में स्वागत है आपका। तो आज हम बात करेंगे जो हमने अभी पिछले दिनों जो वीडियो एक डाला था कि लोन के बारे में हमने बताया, बैंकिंग लोन, यानी कि आप बैंक से कितना भी बड़ा लोन लिया हुआ है, बैंक वाले परेशान कर रहे हैं या फिर आप अभी बैंक से लोन लेना चाहते हैं, तो ये इसको हमने कहा कि 50 लाख तक का लोन आप 1060 रुपए में चुकता कर सकते हैं। तो इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे लोगों के आए, तो उनके समाधान के रूप में हम ये वीडियो जारी कर रहे हैं। तो इसमें क्या है, देखिए, इसके लिए हमें रुपये का इतिहास समझना होगा कि किस प्रकार से रुपये का चलन चला और क्या आज तक हुआ है। तो उससे आपको समझ में आएगा कि इसके पीछे का क्या क्या रीजन है, क्या रहस्य है। तो अगर हम पहले के दौर में जाते हैं तो देखिए, हजारों साल से चलता आया है बार्टर सिस्टम, यानी कि एक सामान से दूसरे सामान का लेन देन होता था आपस में। यानी कि मेरे को किसी सामान की जरूरत है तो मैं वो सामान किसी को देता हूं और मैं किसी को कुछ सामान दे करके उससे दूसरा सामान ले लेता हूं। यानी मेरे पास सरसों है और मुझे कपड़े की जरूरत है, मैं कपड़े वाले को सरसों देता हूं, उससे कपड़ा ले लेता हूं। इस तरीके का सिस्टम चलता था। उसके बाद में चलन में आया सिक्कों का दौर आया, यानी कि चांदी के सिक्के और गोल्ड के सिक्के, यानी कि 1 तोला चांदी और 1 तोला गोल्ड का सिक्का, यानी कि ये 2 सिक्के चलन में आए। तो इसका स्टैंडर्ड ये मानक था कि 10 जो सिक्के थे, 10 जो चांदी के सिक्के थे, उसमें 1 मोहर यानी कि 1 तोला गोल्ड ये रखा गया। और ये काफी समय तक चलता रहा, यानी कि व्यवहार में जो हम काम करते रहे लोग, तो वो इस रूप में करते रहे। और ये आपस के वर्बली उसमें चलता था, लेन देन के हिसाब से। पहली बार 15वीं शताब्दी में शेरशाह सूरी ने इसको रजिस्टर्ड किया, लिखित में स्टैंडर्ड मानक रूप में इसको दर्ज करवाया। 1835 में अंग्रेजों ने बैंकिंग सिस्टम लागू किया। तो उस समय वही जो शेरशाह सूरी ने जो रजिस्टर्ड किया था मानक, वही मानक को एज इट इज उन्होंने ले लिया, क्योंकि हमारे देश में ये था कि वो स्टैंडर्ड को बहुत महत्व देते थे। तो इस हिसाब से वो उसमें कोई फेरबदल नहीं कर पाए, तो ये मानक उन्होंने रखा, यानी कि वही 10 रुपये में 1 मोहर यानी कि 1 तोला गोल्ड। अब उसके बाद में 1882 यानी 1882 के अंदर पेपर करेंसी एक्ट लागू होता है। तो पेपर करेंसी एक्ट में यानी कि जितना गोल्ड था, अभी जैसे गोल्ड का लेन देन होता था, गोल्ड और चांदी का जो था वो लेन देन होता था, तो वहां जो पेपर करेंसी एक्ट लागू हुआ तो उसके तहत ये था कि पेपर के रूप में, यानी कि एक नोट बना के दे दिया जाएगा। जैसा आज नोट हमारा चलता है, यानी कि 100 का नोट है, 1000 का नोट है, जिसपे लिखा होता है गवर्नर के द्वारा कि मैं धारक को 100 रुपए देने का वचन देता हूं। तो यानी कि इस तरीके का पेपर करेंसी एक्ट के अंदर यही था कि नोट दिया जाएगा पेपर के रूप में कि आपका सोना हमारे पास रखा हुआ है और आप इस पेपर को कहीं भी लेके जाइए, किसी से भी व्यवहार कीजिए, और जब भी कोई भी व्यक्ति इस पेपर को हमारे पास लेके आएगा, इस नोट को लेके आएगा, तो हम उसको सोना दे देंगे। तो इस तरीके की व्यवस्था पेपर करेंसी एक्ट में हुई और उसमें स्टैंडर्ड तो वही था। अब अच्छा, इसमें एक इसी दौर में उसी समय पे पहली बार रुपये का डिवैल्यूएशन हुआ, यानी कूटकरण हुआ। यानी कि जो हमारा स्टैंडर्ड चल रहा था पिछले समय से कि 10 रुपये में मानक क्या था, एक गोल्ड का सिक्का यानी कि 1 मोहर यानी कि 1 तोला। तो 1 तोले में होता है 11.7 ग्राम। तो ये जो स्टैंडर्ड चल रहा था, ये इसमें बदलाव किया गया और उसमें बदलाव में ये आया कि 15 रुपये का 1 तोला सोना कर दिया गया, 15 रुपये का 1 मोहर कर दिया गया। तो यानी कि 15 रुपये का 1 मोहर किया, यानी कि हो गया 1 रुपये में कितना हो गया, 1 रुपये में वो हो गया 777 मिलीग्राम सोना। और ये जो बदलाव किया, यानी कि आप देखिए कि एक मिनट में ये बदलाव करके ही उन्होंने लगभग तीसरे हिस्से के सोने पर अपना कंट्रोल कर लिया, अपना अधिकार कर लिया। हमसे छीन लिया गया ये सोना, क्योंकि जो 10 रुपये में जो सोना मिलता था हमें, अब वो 15 रुपये में मिलने लगा। तो इसको देख करके कोलकाता में, उस समय कोलकाता राजधानी हुआ करती थी, तो कोलकाता के अंदर लोगों का बहुत बड़ा वहां पर विरोध प्रदर्शन हुआ और बहुत जबरदस्त तरीके से वहां पर उनको दबाया गया। फिर वो जो लोगों का विरोध हुआ उसको गवर्नमेंट के द्वारा, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उनके द्वारा दबाया गया। और अखबारों में और मीडिया में, उस समय देखिए सोशल मीडिया का तो इतना था नहीं, लेकिन जो भी उनका मीडिया था उसमें इन चीजों को, खबर को प्रकाशित नहीं होने दिया। तो पूरे देश में ये चीजें फैल नहीं पाई, ये जो आंदोलन था ये फैल नहीं पाया और वो वहीं पर दबा दिया गया। और वहां से लेके और अब तक यही एक स्टैंडर्ड माना जा रहा है। और ये स्टैंडर्ड है 1 रुपये में 777 मिलीग्राम सोना। तो ये स्टैंडर्ड उस समय से चलता आ रहा है।
और उसके बाद में कोई इस तरीके का बदलाव नहीं हुआ है। तो ये हमारे कानून के हिसाब से है। उसके बाद में आता है 1934 में आरबीआई एक्ट लागू होता है 1934 में। तो उस समय जो आरबीआई एक्ट लागू हुआ, तो आरबीआई एक्ट भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसमें भारतीय क्यों जोड़ा गया कि मतलब देखिए ब्रिटिश गवर्नमेंट था और उनका सब कुछ चल रहा था, पूरा बैंकिंग सिस्टम उनका ही है और आरबीआई जो था वो भी उन्हीं का बनाया हुआ था, उन्हीं की गाइडलाइन उसमें रही है और इनका पीछे जो हाथ है वो रॉथस्चिल्ड का जो फैमिली है उसी का पूरा ये खेल है रुपये का। तो यहाँ जो है 1934 तक सब कुछ ये प्राइवेट था, नेशनलाइज भी नहीं थे बैंकिंग। नेशनलाइज हुए बाद में इंदिरा गांधी ने इसको नेशनलाइज किया है बैंकिंग सिस्टम को, राइट। तो ये जो 1934 के अंदर क्या कहानी हुई, 1934 में आरबीआई लागू हुआ और आरबीआई की एक्ट में 1934 की धारा 26 में ये नियम डाला गया कि आरबीआई उतना ही करेंसी छापेगा जितना उसके पास में गोल्ड है, यानी कि गोल्ड जितना है और उस मानक के हिसाब से जितना रुपया बनता है उतना ही छपाई होगी। अगर उससे ज्यादा छपाई होती है तो वो नकली नोट की जो करप्शन है उसके रूप में माना जाएगा, या जो रुपये का डिवैल्यूएशन का जो दोष है उसमें शामिल होगा वो। तो आईपीसी की धारा 489 अंग के अकॉर्डिंग उसको उम्र कैद की सजा होगी। तो इस प्रकार का प्रावधान है जो नकली नोट का जो काम करेगा या रुपये का डिवैल्यूएशन करेगा। अब यहां तक खेल पूरा समझ में आ गया रुपये का, लेकिन अब हमें यह देखना है कि अब हम कैसे बता सकते हैं कि बैंक ने हमारे साथ फ्रॉड किया है, बैंकिंग सिस्टम ने इस रूल को तोड़ा है। तो ये कैसे पता चलेगा? तो ये पता चलेगा आज का आकलन करने से कि आज वो जो रजिस्टर्ड था, वो जो कानून में जो दर्ज किया गया था, वो बातें आज लागू हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, आज उनके ऊपर खरे उतर रहे कि नहीं उतर रहे। तो देखिए जब इसका पूरा रिसर्च किया गया तो आज जो गोल्ड रखा हुआ है वो है 796 टन, यानी कि आप 796 टन सोना वहां पर रखा हुआ है, यानी कि आप नियर अबाउट मान लीजिए 800 टन सोना है। अब 800 टन की जो वैल्यू बनती है वो बनती है लगभग 5 लाख करोड़ रुपया, यानी कि 5 लाख करोड़ रुपया मार्केट में होना चाहिए करेंसी के रूप में उस सोने के अकॉर्डिंग। लेकिन करेंसी कितनी है? करेंसी है 34 लाख करोड़ रुपया। अब आप देखिए इससे यह पता चलता है कि बैंकिंग सिस्टम ने हमारे साथ फ्रॉड किया है। ये ऑन रिकॉर्ड में बोल रहा हूं, हमने पूरा इसके ऊपर यानी कि पूरे दस्तावेज हमारे पास में है, पूरे कोर्ट के यानी कि पूरे हमारे पास कानून के जो दस्तावेज हैं जो एक्ट में लिखे हुए हैं वो सब चीजों के हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, उनके आधार पर हम बात कर रहे हैं। 34 लाख करोड़ रुपए की करेंसी मार्केट में घूम रही है और जबकि होनी चाहिए 5 लाख करोड़ की करेंसी सोने के अकॉर्डिंग। तो अब कितना, यानी कि आप 5 लाख माइनस कर लीजिए तो लगभग ये बनता है 29 लाख करोड़। 29 लाख करोड़ का जो करेंसी है वो एक्स्ट्रा में छापी गई है जिसका कोई वजूद नहीं है, यानी उसके बदले का कोई सोना वहां पर रखा हुआ नहीं है। तो जो नियम ये बना था कि जो सोने का हमारा चल रहा था, असली जो हमारा रुपया था वो तो सोना था, राइट। तो हमारा जो मानक था वो तो सोना था, लेकिन आरबीआई जब एक्ट लागू हुआ, पेपर करेंसी एक्ट जब लागू हुआ, तो उसमें पेपर करेंसी एक्ट के समय में आपको ध्यान है, मैंने बताया आपको 1882 में, तो उस समय ये किया गया कि जो सोना है इसको लेन देन करने की बजाय, तो सुरक्षा की दृष्टि से कहें या कैसे भी, तो इसको लेन देन करने की बजाय पेपर की करेंसी को लेन देन किया जाए और कोई भी व्यक्ति कि जिसके पास भी ये पेपर करेंसी होगी और वो हमारे पास लेके आएगा तो हम उसको इसके बदले का सोना दे देंगे। अब आप ये देखिए कि 34 लाख करोड़ का जो अभी करेंसी है जिसमें से वैल्यूएबल जो है वो तो 5 लाख करोड़ की करेंसी है, तो जो बाकी का जो बच गया 29 लाख करोड़, ये रुपये का सोना वहां पर नहीं है। इट मीन्स ये फेक है, ये बिल्कुल फेक उन्होंने काम किया है और उस कानून के जो मुताबिक यानी कि जो संविधान के अकॉर्डिंग ये सजा के पात्र हैं। अब बात करते हैं कि हमारा खेल क्या है इसमें। तो हमारा खेल यहां से स्टार्ट होता है कि मान लीजिए मैं 1 लाख रुपए का लोन लेता हूं बैंक से। देखिए अब खेल को समझिए कि जो हमने बताया ना कि अगर आप लोन लेते हो या लोन लिए हुए हो तो किस प्रकार हम बैंकों से कानूनी कार्यवाही में हम लड़ पा रहे हैं और बैंक वहां पर बिल्कुल चुप हो जाता है, यानी कि बैंक बिल्कुल बैकफुट पे है।
किसी भी प्रकार से। ये हम एग्जाम्पल कर चुके हैं, हमारे 250 से ज्यादा हमने आवेदन लगा लिए, 250 से ज्यादा हमने लोन पे गाड़ियां निकलवा चुके हैं। जो बैंकों ने ताले लगा दिए थे संपत्तियों पे, वो ताले तोड़ चुके हैं, और 5 लाख से लेके और 6 करोड़ तक का लोन का हम वो कर चुके हैं, उसके आवेदन लगा चुके हैं, जो हमने बिल्कुल उसको मतलब इस रूप में हमने आवेदन दिया है कि भाई ये फेक करेंसी है, और बैंक वहां पर चुप है। 6 करोड़ तक के लोन पे हमने प्रैक्टिकल कर लिया है। तो आप देखिए, अगर उनके कुछ उनका सिस्टम अगर वो कहीं भी कानून की दृष्टि से सही होते तो इतना नहीं हो पाता, और वो सामने आके खड़े होते और इसके ऊपर कुछ बात करते, राइट। तो अभी हाँ, मैंने एक एग्जांपल देना है कि जैसे 1 लाख रुपए का आपने लोन लेना है, यानी कि मैं अपना लेके चलता हूं, मुझे लोन लेना है 1 लाख रुपए का। अभी बैंक क्या करेगा, बैंक ने मुझे 1 लाख रुपया दिया, तो मैं एक भारत का एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते और कानून के हिसाब से चलने वाला व्यक्ति होने के नाते मैं यही मान के चल रहा हूं कि जो बैंकिंग सिस्टम भारत में चल रहा है वो बिल्कुल लीगल सिस्टम है और कानून के अकॉर्डिंग चल रहा है। मैं उसमें कोई दोष नहीं मानता, और इस मान्यता के आधार पर मैं उससे 1 लाख रुपए का लोन लेता हूं, राइट। तो मैं क्या मान के चलता हूं, मैं ये मान के चलता हूं कि जो ये 1 लाख रुपया है, अब ये चाहे मेरे पास में किसी का उधार लिया हुआ है, लोन का है, चाहे मेरा अपना है, कुछ भी है, लेकिन एक्ट के अकॉर्डिंग, यानी कि जो कानून के अकॉर्डिंग जो है, जो लिखा हुआ है पेपर करेंसी एक्ट के अनुसार और 1934 की धारा 26 के अनुसार, तो ये है कि आरबीआई के अंदर इतना सोना होना चाहिए इसके मानक स्टैंडर्ड का। यानी कि अगर मैं ये जिसको भी ये पैसा, जो ये 1 लाख रुपया है, मैं किसी के भी माध्यम से जिसको भी देके वहां भेजूंगा, तो वो इसके बदले में वहां से सोना ला सकता है। तो होना क्या चाहिए नियमानुसार कि इस 1 लाख रुपए का लगभग बनता है 77 किलो सोना, 77.7 किलोग्राम सोना 1 लाख रुपए का। तो ये इतना सोना मुझे वहां से मिल जाना चाहिए, ये नियमानुसार होना चाहिए कानून दृष्टि से। तो जब मेरे को 1 लाख रुपया मिलता है, तो मैं उसको जब मार्केट में वैल्यू के हिसाब से तोलता हूं, तो मुझे कुछ संदेह होता है, क्योंकि मार्केट में जब मैंने देखा कि मुझे 1 लाख रुपए में यहां सोने की वैल्यू मुझे इतनी नहीं मिल रही है, इट मीन्स मेरे साथ में मुझे ऐसा लगता है कि ये धोखा हुआ है। अब मैं इस धोखाधड़ी का मैं जांच करता हूं बैंक से कि आपने जो मेरे को लोन दिया है, तो मुझे ऐसा संदेह हो रहा है कि इसमें धोखा हुआ है, क्योंकि मेरे पास में इसके पूरे कागजात हैं कि किस प्रकार से इसका स्टैंडर्ड है, क्या मानक है। 777 मिलीग्राम 1 रुपये की वैल्यू होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग 77.7 किलोग्राम सोना इसकी वैल्यू होनी चाहिए 1 लाख रुपए की, जो कि मुझे यहां समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं चाहता हूं कि मेरे को प्रमाणिकता मिले इसकी, तो मैं एक 2,000 रुपए आपके पास में लगा रहा हूं आरबीआई के पास में, और मुझे उसके बदले का 1.5 किलो लगभग सोना आएगा, वो मुझे दिया जाए, तो उससे मैं ये समझ पाऊंगा कि आपने जो करेंसी मुझे दी है वो बिल्कुल सही है। तो इस बात का बैंकिंग सिस्टम के पास में कोई जवाब नहीं है। वो किसी भी रूप में वो मुझे ना तो 1.5 किलो सोना दे सकते हैं। अब देखिए उनके पास में क्या जवाब है। हमारे पास जब इस तरीके के केस हमने लगाने लगे, तो बैंक जब बात करने आया, तो उन्होंने ये कहा कि चलो ठीक है, आप ये कहते हो कि ये फेक करेंसी है, तो आप फेक करेंसी है, तो हमने जो फेक करेंसी आपको दी, वही फेक करेंसी हमें वापस लौटा दीजिए। तो हमारा जवाब बैंक को यह था कि यही बात आप लिख के दे दीजिए। यहां पर बैंक बैकफुट पे जाता है, यानी कि लिख के देने में वो हर तरीके से अनेबल है, मतलब लिख नहीं पा रहा है वो। क्यों? क्योंकि वहां वो फंसता है कि अगर गलत करेंसी को वो स्वीकार करता है कि हमने फेक करेंसी दी है, गलत करेंसी दी है, तो नकली नोटों के कारोबार के अंदर वो फंसते हैं। अगर वो ये लिख के देते हैं कि ये सही करेंसी है, तो 1 लाख रुपए में 77 किलो सोना हमारा चाहिए, वो हमें दे दीजिए। तो दोनों जगह पर वो फंसते हैं, और इस रूप में हमने जितने भी लोन के लिए आज तक उसके आवेदन किए हैं, तो सभी लोन के ऊपर आज मान लीजिए आपका कोई लोन है, बड़ा लोन है, और उसके ऊपर बैंक रोज आपको परेशान कर रहा है ना। तो अब उस लोन पे क्या करेंगे? वो रोज फोन कर रहे हैं, रिकवरी वाले आ रहे हैं, और कभी आपकी संपत्ति जब्त करने के लिए कार्यक्रम हो रहा है। तो वो सेकेंड डे से, यानी कि हम जिस दिन ये आवेदन लगाते हैं, ये अपने कागज भेजते हैं उनके पास में, उसी दिन से बैंक के फोन आने बंद हो जाते हैं, कोई भी व्यक्ति उनका नहीं आता है, यानी बिल्कुल वो उस केस को ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। तो आप देखिए क्या है इसका रीजन, यही है कि वो गलत है अपनी जगह पर। अब हमारे लोगों को कई बार ये डाउट होता है
हालांकि जो अभी हमारे संपर्क में जो आ लिए और जितने लोगों के लोन हमने क्लियर करवाए हैं, तो उनको तो अभी कोई डाउट नहीं है, लेकिन अब नए लोग होते हैं उनको ये डाउट आ जाता है कि आज तो चलो बैंक चुप हो रहा है, लेकिन क्या पता कब वो मुंह उठा ले और हमसे फिर से डिमांड करने लगे। नहीं होगा ऐसा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर उनके अंदर कोई वाकई में कानूनन ताकत होती, अगर वो सही होते कानूनन, तो वो अभी भी पीछे नहीं हट सकते थे। यानी कि 6 करोड़ तक का लोन हमने अभी तक करवाया है, आवेदन दिए हैं उसके, तो उस पर भी वो चुप है, हर तरीके से चुप है। बैंकों की तरफ से जो ताले संपत्ति जब्त करने के लिए लग गए थे, जिन जमीनों को कुर्की करने के लिए जो आ गए थे, तो उनको तालों को हमने तोड़ दिया है। 200-250 ताले हमने तोड़े हैं। तो किसी के ऊपर भी कोई उनकी तरफ से कोई मतलब एक्टिविटी नहीं है, लिखित में कोई कार्यवाही नहीं है। सिर्फ अब देखिए, अब बैंक इस रूप में तो कानूनन रूप में तो इसमें आ ही नहीं सकता सामने, ये निश्चित हो चुका है, निश्चित हो चुका है। अब दूसरा उनके पास में उपाय क्या होता है? देखो, बैंकिंग सिस्टम के पास में 2 तरीके से काम होता है। एक तो होता है कागजों की लड़ाई, और दूसरी होती है जो थर्ड पार्टी वो रखते हैं, जिनका ना कोई कागज होते हैं, ना कोई आधार होता है, और ना उनका कोई सिस्टम होता है। वो सिर्फ गुंडाई करते हैं और दादागिरी से वो आपकी चीजों को हथियाते हैं। आपका गाड़ी रोड पे चल रही है तो उसे वो उठाते हैं। तो इस प्रकार का जो है वो चलाते हैं। तो देखिए, अब इनसे लड़ने का क्या उपाय है? तो इनसे लड़ने के लिए, या फिर देखिए दूसरा क्या है कि बैंक वाले इस तरीके से करते हैं कि जो ये अब हमारा ये जो चल रहा है, जनता सरकार मोर्चा के उनका जो ये प्लेटफॉर्म बनाया गया है, तो इसके तहत जितने भी लीडर्स खड़े हो रहे हैं, तो यहां वो ढूंढेंगे टॉप लीडर कौन है। तो वो जो टॉप लीडर है जो सामने उभर के आएगा, तो उससे वो मिल करके उसको 2 ही उसके पास में ऑप्शन देंगे। पहला कि उससे पैसा और पावर दे दी जाए। अगर वो पैसा और पावर नहीं लेता है तो उसे बंदूक की गोली मिलेगी। तो ये 2 ऑप्शन उनके पास होते हैं और उसको हर तरीके से दबाने की कोशिश की जाएगी। तो इसका हमने बिल्कुल इलाज निकाला हुआ है। इसका इलाज ये है कि पहली बात तो हमारे बीच में कोई भी टॉप लीडर नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई टॉप लीडर सामने उभर के नहीं आने वाला है। यहां पर हर व्यक्ति को एक ट्रेनिंग दी जा रही है और हजारों लाखों लोगों के रूप में ट्रेंड लीडर्स खड़े होंगे, जो बिल्कुल सेम टू सेम बोलने वाले होंगे, हर चीज को जानने वाले होंगे और हर तरीके से लड़ने वाले होंगे। तो उनके समझ में ही नहीं आएगा कि कौन टॉप लीडर है, किसको मारे और किसको छोड़े। तो उस ऑप्शन से भी बचने का हमारे पास में पूरा ये एक हमने तरीका निकाला हुआ है। तो गांव में जाकर के हमारी मुहिम छिड़ी हुई है। हमारे जो लोग हैं, इस टीम को जो लीड कर रहे हैं इस काम को, वो जो पैनल है लगभग 40-50 लोग अभी टॉप पैनल पे काम कर रहे हैं इसमें। तो वो लोग गांव में जाकर लीडरशिप तैयार कर रहे हैं। तो अभी जो हमने अभी डिसीजन निकाला है, तो जितने भी नाइस प्रमोटर्स हैं, वो नाइस प्रमोटर्स जो होंगे, वो नाइस प्रमोटर बनने का तरीका यही है कि आप अपने उन 20 लोगों का एक ग्रुप बना लीजिए, जिनको आप ट्रेनिंग्स देना चाहते हैं, जिनको आप बिल्कुल नॉलेज देना चाहते हैं और खड़ा करना चाहते हैं अपने साथ में। तो उन 20 लोगों को साथ में, तो उस तरीके से आप नाइस प्रमोटर बनते हैं। तो जितने भी नाइस प्रमोटर्स हैं उनको ये ट्रेनिंग्स दी जाएंगी। और इन ट्रेनिंग्स में बेसिकली होगा क्या, इसमें आपको बिल्कुल मजबूत किया जाएगा कि हर तरीके की सिचुएशन से आपको कैसे बाहर आना है। अगर कोई कानूनी व्यक्ति, मान लीजिए जैसे कि कोई रिकवरी वाला आता है, तो रिकवरी वाले से कैसे निपटना है। आप एक चीज देखिए कि कोई भी रिकवरी वाला है या बैंक के साथ में कोई पुलिसकर्मी आते हैं, तो वो कौन है? वो पुलिसकर्मी, वो रिकवरी वाले, वो भी एक्चुअल में देखे तो वही हमारे ही भाई बंधु हैं। वो कोई विदेश से आए हुए और उन लोगों के साथी नहीं है। वो तो अपने पैसे के लिए, अपनी रोजी रोटी और नौकरी के लिए वो अपना काम कर रहे हैं। तो उन लोगों को वो भी डरते हैं इस बात से कि कहीं हम कानून की चपेट में नहीं आ जाएं, क्योंकि उनके वो कानूनन दृष्टि से वो गलत कर रहे हैं। अगर एक रिकवरी वाला आपके पास में आता है, आपकी गाड़ी उठाता है, उस रिकवरी वाले बंदे के पास में कोई भी किसी भी प्रकार का कोई कागज नहीं होता है, बैंक उसको यहां तक लिख के नहीं देता है कि आप उसकी गाड़ी उठा लाओ, आप उसके मकान को जब्त कर लीजिए, उस पर लॉक लगा लीजिए, ऐसा कुछ भी उसके पास लिखित में नहीं होता है किसी भी प्रकार से। और जो पुलिस आती है बैंक के साथ में, वो भी कानूनन गलत आती है, क्योंकि अगर आती है वो तो सही है, क्योंकि वो उसका काम क्या है कि बाहर से सिचुएशन को ये देखना है कि अगर किसी 2 पक्ष हैं वहां पर, तो दोनों पक्षों में अगर वाद विवाद होता है तो उसको सुलझाने के लिए वो वहां पर रहती है, राइट। लेकिन इसलिए नहीं कि वो बैंक का सपोर्ट लेगी और बैंक की जो कार्यवाही है उसको वो करेगी पुलिस वाले, ऐसा नहीं है। पुलिस का जो सिस्टम है वो बैंकिंग के साथ में नहीं है, वो एक अलग सिस्टम है।
लेकिन ये हमें पता नहीं है, ये आम व्यक्ति को पता नहीं है उनको जवाब कैसे देना है। कानूनन जो लिखा हुआ है, जो धाराओं में लिखा हुआ है, उनको किस प्रकार से उनको बताना है। तो एक रिकवरी वाले को क्या बोलना है कानूनन, एक पुलिस वाले को क्या बोलना है। और जब हम बात कानूनन की दृष्टि से करेंगे तो आप अकेले ही काफी हैं और आपकी बातें सुनकर के वो वहां से भाग खड़े होंगे, क्योंकि डरते वो भी हैं कि कहीं हम कानून की चपेट में नहीं आ जाएं। लेकिन आम व्यक्ति इन चीजों को जानता नहीं है, इसलिए वो हैवी हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें वहां पर सिखाई जाती हैं ट्रेनिंग्स के अंदर। और दूसरा, जो भी आज देश की जनता पे, आम व्यक्ति को गुलाम बनाने के लिए जो कार्यक्रम, जो वैश्विक षड्यंत्र चल रहे हैं, जब किसानों की जमीनें हथियाने का पूरा प्रोपेगेंडा चालू है, गांवों की जितनी भी पंचायती जमीनें हैं उन पे पूरा काबू करने का वो गवर्नमेंट ने अपने नाम कर ही लिया है पहले से ही। तो ये सारे चल रहा है। आप देखिए, हर चीज को आधार कार्ड से जोड़ करके हमें बिल्कुल गुलाम बनाने की तैयारी है। यानी कि कल ने अगर कोई भी व्यक्ति अपना सर ऊंचा करता है और उनके खिलाफ बोलने की बात करता है या उनके अकॉर्डिंग उनकी गुलामी स्वीकार नहीं करता है, तो उनके पास में सीधा सा ऑप्शन है, वो आधार कार्ड बंद कर देंगे। आधार कार्ड बंद किया, सारी चीजें बंद हो जाती हैं, उससे टोटल चीजें बंद हो जाती हैं। आपका खाना पीना, आपका घूमना फिरना, सब चीज आपकी स्टॉप हो जाती है और वहीं से आप वहां की उनकी गुलामी स्वीकार करने के लिए रेडी हो जाओगे। तो ये एक बड़ा एक तंत्र चल रहा है जिसके तहत बहुत सारी चीजें, हमारे बीजों पे कंट्रोल कर लिया गया है, हमारी जमीनों पे कंट्रोल कर लिया गया है, पानी बिजली सभी पे कंट्रोल कर लिया। आप देखिए, हम कहीं भी स्टैंड नहीं कर पाएंगे और ये काफी लंबे प्रोसेस से, उनकी बड़ी प्लानिंग के तहत ये सब हुआ है। और इसके पीछे जो हाथ हैं वो 2-3 नाम तो सबको पता ही है, जैसे बिल गेट्स है, रॉथस्चिल्ड है, रॉकफेलर है। तो अभी जो इंडो इजराइल का जो सिस्टम चल रहा है, अपने गांवों के अंदर जो निर्मल सरोवर के नाम से जो स्कीम्स चलाई जा रही हैं, तो ये इजरायली जो कंपनी है उनकी तरफ से ये सारा कार्यक्रम है। तो ये सब बर्बाद करने के लिए, आम व्यक्ति को काबू में करने के लिए, हमारी जो भारतीय संस्कृति है जो गाँव में जीवित है अभी भी, उस संस्कृति को पूरी तरह से तहस नहस करने का ये कार्यक्रम है। तो इन सभी चीजों पे काम करना है जरूरी। और उनका जो सबसे बड़ा हथियार है वो है बैंकिंग सिस्टम। इस बैंकिंग सिस्टम के द्वारा इसको पूरे जो कार्यक्रम है, इसको उस बैंकिंग सिस्टम के द्वारा ही वो काबू में कर रहे हैं। अभी वो बैंकिंग सिस्टम देखो, हमें बराबर लोन देते जा रहे हैं और एक व्यक्ति को इतना लोन के नीचे दबा दिया जाता है कि वो उसको चुकता नहीं कर पा रहा है। उसके बाद में क्या होता है, उनकी जमीनें, उनकी जो मूल संपत्ति है उनको लिया जा रहा है, उनको हथियाने का पूरा कार्यक्रम है। अब इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि आप देखिए, पूरा अगर लोन की बात करें तो आज के दिन 156 लाख करोड़ का लोन लोगों के ऊपर है। 156 लाख करोड़ का लोन, जबकि करेंसी कितनी है, 34 लाख करोड़। अब आप देखिए कि 34 लाख करोड़ जब करेंसी है, तो अगर सभी लोग इकट्ठा पैसा करके, सारा जितना भी करेंसी है टोटल इकट्ठा करके भी अगर उनको दे देंगे तो भी 34 लाख करोड़ ही दिया जाएगा। लेकिन लोन कितना है, 156 लाख करोड़, यानी कि 122 लाख करोड़ का जो करेंसी है वो हम दे ही नहीं पाएंगे। यानी कि उसके बदले में फिर क्या देना होगा, उसके बदले में हमें अपनी संपत्ति देनी होगी, हमें अपनी जमीनें देनी होगी। ये सब कुछ चल ही रहा है, राइट। तो किसी भी प्रकार से कर्ज मुक्त नहीं हुआ जा सकता। ये कैसे बढ़ा, ये जो ब्याज पे ब्याज लगाते जा रहे हैं, राइट। और लोन दे दिया, अभी मान लीजिए किसी को लोन दिया, अब उसके ऊपर ब्याज चालू हो जाता है, तो वो जो ब्याज का जो पैसा बढ़ रहा है वो तो करेंसी तो है ही नहीं मार्केट में, तो उसके बदले का फिर क्या होगा, वो संपत्ति जमीन। तो इस तरीके से आप देखिए किस प्रकार से हमें खोखला किया जा रहा है, आर्थिक रूप से हमें बिल्कुल खोखला किया जा रहा है, माइंड के रूप से आदमी को जो है एक गुलामी का जो मेंटलिटी है उसकी बनाई जा रही है। अभी महामारी के रूप में जो चला, ये अभी आज सबके सामने है ये चीजें कि उसका जो खुलासा हुआ है कि किस तरीके से ये सब एक प्रोपेगेंडा था, राइट। तो उसमें लोगों की मानसिकता को एक गुलामी वाली मानसिकता के अंदर धकेल दिया गया। तो ये क्या किया जा रहा है, ये सारा जो व्यवस्था है ये हम लोगों को गुलाम बनाने की तरफ लेके जा रही है। तो लड़ना हमें ही है इससे। तो इससे लड़ने के लिए देखिए हमें ट्रेंड भी होना पड़ेगा, अपने अपने क्षेत्र में खड़ा होना पड़ेगा, एक लीडरशिप ओहदे पे हमें काम करना होगा, राइट। तो इस तरीके से ये सारा काम होगा। अच्छा, हमें अब करना कैसे है, इस पे हम एक बार बात कर लेते हैं। देखिए, करने का एक सबसे बड़ा जो है वो है नाइस प्रमोटर हमें बनना है। तो नाइस प्रमोटर अगर आप बनते हैं तो उसके बाद आपकी ट्रेनिंग होगी और नाइस प्रमोटर बन के आप अपने लोगों को नाइस प्रमोटर बनाएं।
अपने लोगों को नाइस प्रमोटर बनाएंगे तो फिर आपके माध्यम से उनको भी ट्रेनिंग दी जाएगी। और ये 3 दिन की हमारी ट्रेनिंग्स होती हैं। 3 दिन के बाद में जो सेकंड लेवल की ट्रेनिंग होगी वो 7 दिन की होगी, ऑनलाइन भी रहेंगी, ऑफलाइन भी रहेंगी, राइट। तो अभी जैसे हमारा सहारनपुर में, यूपी सहारनपुर में 29, 30, 31 तारीख, ये जो अभी रिसेंटली आ रही है, ये 29, 30, 31 तारीख को सहारनपुर में ट्रेनिंग होगी। तो इस ट्रेनिंग में जितने भी अपने नाइस प्रमोटर हैं वो वहां पर वहां पहुंचने के लिए अभी आवेदन कर सकते हैं। तो जो हमारा हेल्पलाइन नंबर है 9672702080, इस नंबर पे अपना आवेदन डालें कि वहाँ आपको जगह चाहिए, तो इस हिसाब से आप वहाँ पर पहुँच सकते हैं। तो वहाँ से पूरी ट्रेनिंग लेकर के आप अपने आप को तैयार करें और आगे इस मिशन को हमें आगे बढ़ाना है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।